क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। प्रश्न 2 का पहला भाग में लिखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमें उस भिन्न को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम उस भिन्न को x और y चरासी में अंश और हर के रूप में मान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है जो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो आप जानते हो भिन्न जो होता है वो अंश और हर के रूप में बना होता है, अर्थात x/y के रूप का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न का पहला भाग का सॉल्यूशन मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो अगर अंश का मान x है और हर का मान y है तो भिन्न का मान क्या होगा, अर्थात वो भिन्न क्या बनेगी। तो आंसर है भिन्न बराबर होगा x/y। अब प्रश्न पढ़ो। प्रश्न में ये लिखा है कि जो भिन्न है उस यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि आप उस भिन्न के, ध्यान से देखना, आप उस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दो। जैसे यहाँ पर हमने x/y भिन्न बनाया है, तो इसी भिन्न में क्रियाविधि को प्रश्न के आधार पर करते चलेंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ पर समझने के लिए आप समझो कि जैसे मान लो हमने x/y भिन्न बनाया है, तो इस भिन्न के अंश में 1 जोड़ने के लिए कहा जाता है। ध्यान समझो, लिखा है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 हटा दें। जैसे हमारा भिन्न x/y है, इसके अंश में 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो, यानी माइनस में 1 कर दो। तो ये पूरा जो भिन्न होगा उसका मान 1 में बदल जाएगा। ठीक है, वैसे ये वास्तव में कोई है नहीं, बल्कि ये काल्पनिक रूप से जब x और y चौरासी में हमने इसको बनाया है तो ये एक काल्पनिक रूप से ही रहेगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब जाकर के x/y का मान मिलेगा, तो हम x/y यानी उस भिन्न का मान बता सकते हैं। तो जैसे ऐसे करोगे तो आपको एक भिन्न प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न कह रहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अब दूसरे शर्त में ये कहा है कि केवल हर में 1 जोड़ देते हैं तो वो 1/2 हो जाती है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका मतलब जैसे x/y भिन्न है तो इसके हर में हम कितना जोड़ रहे हैं, तो आंसर है कि हर में 1 जोड़ देते हैं। तो यानी प्लस में 1 करोगे तो इस भिन्न का मान 1/2 हो जाती है। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करके हम लोग सॉल्यूशन में बदल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रथम शर्त लिखेंगे। प्रथम शर्त ये कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, यानी जो भिन्न हमारा है x/y उसके अंश में 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो, इस भिन्न का मान 1 में बदल जाता है। अब ऐसे लिखने से एक प्रकार का समीकरण बन गया है ना, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण, बराबर वाला चिन्ह को। तो अब इस समीकरण को सरल करके सामान्य समीकरण में बदल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके बटे में 1 मान करके क्रॉस गुणा कर दिया, यानी कि इसको कार्तीय गुणन कर दिया। तो कार्तीय गुणन करोगे तो x+1 में 1 का गुणा, x+1 बराबर y-1 में 1 का गुणा करो, y में 1। ठीक है, अब हम इसको इस सरलतम समीकरण में बदलेंगे। जैसे आप सरलतम समीकरण को जानते हो, ax + by + c बराबर 0। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य समीकरण है। इस सामान्य समीकरण में इसको हमने बदलना है। ये क्या है, सामान्य समीकरण। ठीक है, इसको सामान्य समीकरण बदलोगे तो x पहले लिखो, y को बाईं तरफ ला करके लिखोगे, माइनस में y जाएगा, और 1 को
राइट हैंड साइड में लिखो या इस 1 को बाएं पक्ष में लिखो। तो ये 1 बाईं तरफ आएगा तो +1 और इसके साथ जुड़ जाएगा तो प्लस में 2 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पढ़ो। उसी प्रश्न में दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है और वो अभिन्न ज्ञात करना है। तो केवल हर में 1 जोड़ा जा रहा है। जैसे हमने ये भिन्न बनाया है x/y, तो इस x/y के हर में 1 जोड़ने से इस भिन्न का मान 1/2 में बदल जाता है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया बच्चों? द्वितीय शर्त में ये कहा है कि हर में हम 1 जोड़ दें, यानी कि x/y जो भिन्न है इसके हर में हम 1 जोड़ दें तो इस भिन्न का मान 1/2 में बदल जाता है। अब ऐसे लिखने से यह भी एक प्रकार का समीकरण बन गया। इसको सरलतम कर लेते हैं तो इसको कार्तीय गुणन करने पर 2x बराबर y+1 में 1 का गुणा y+1, इसको सरल करोगे तो 2x - y - 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 आपके पास आ गया। अब आप इन पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को आराम से सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हो। तो देखो कोई भी विधि अपना लो। यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहले समीकरण में y का चिन्ह ऋणात्मक है और इसमें y का चिन्ह ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह एक समान हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जब भी प्लस और प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे तो इनको क्या किया जाएगा, घटाया जाता है। मतलब ये पहले समीकरण का अगर प्लस है, दूसरे समीकरण में किसी चर राशि का चिन्ह प्लस है तो दोनों को क्या करोगे आप, घटा दोगे। लेकिन एक समीकरण में किसी भी चर राशि का चिन्ह प्लस है और दूसरे में माइनस, या इधर एक प्लस माइनस है, सॉरी इधर माइनस है और ये प्लस है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, जोड़ा जाता है। इसको आप नोट करके रखेंगे। तो हम क्या किए, यहाँ समीकरण 1 में और 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर आप चाहो कोई भी विधि अपना सकते हो। हम तो यहाँ पर प्रतिस्थापन या यूँ कहें कि विलोपन विधि अपना रहे हैं। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इस 3.4 प्रश्नावली तक आप 2 विधियों को पढ़ चुके हैं, इसलिए आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हो। तो इसको घटाने पर पहला समीकरण है x - y + 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x - y - y1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। दोनों को घटाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इनको अगर घटाएंगे माइनस में x आएगा और ये दोनों का चिन्ह क्या है, धनात्मक, तो ये लिखोगे प्लस में 3 बराबर 0। 3 को राइट हैंड साइड में लाओ, तो 3 को राइट हैंड साइड में लाने पर x बराबर माइनस में 3 और ये भी माइनस में है, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आपको मिलेगा 3। ये x का मान मिल गया। अब इस x के मान को या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए। दोनों तरफ से आपको जो y का मान मिलेगा वो एक समान मिलेगा। तो मैं इस x के मान को समीकरण नंबर यहाँ लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो x समान हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है।
ठीक है, ये देख पा रहे हो समीकरण नंबर 1 लिखा है x माइनस वाई प्लस 2, एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। अब x के स्थान पर रख दो 3, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो क्योंकि ये एक चर का रैखिक समीकरण बन गया। इस पूरे समीकरण में केवल एक ही चर राशि है, इसलिए इसे हम एक चर का रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इसे आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण के नियमों से ही सॉल्व कर लेना है। तो अचर को अचर में जोड़ देते हैं और जोड़ करके बराबर के दाहिने पक्ष में भेज देते हैं। तो माइनस वाई बचेगा बराबर, इनको जोड़ने पर 5 आएगा और राइट हैंड साइड में जाएगा तो -5। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर 5 आंसर मिलेगा। तो वास्तव में जो x है वो तो अंश है और y हर है, तो इसलिए हमारा भिन्न प्राप्त होगा। भिन्न क्या मिलेगा? भिन्न होगा, इसलिए भिन्न हमारा क्या था? भिन्न हमने बनाया था x बटे वाई। तो x का मान और y का मान रखोगे तो इसमें हमें भिन्न का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ हमने रखा x बटे वाई। x का मान आया है 3 और y का मान आया है 5। ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसको आप फिर से रिवीजन करोगे बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग। तब तक आप इसको नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे भाग में। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये आयु से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अर्थात 2 व्यक्तियों के बीच में आयु से संबंधित तुलना किया जा रहा है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हो जाएगी का अर्थ है भविष्य में इनके आयु की तुलना किया गया। फिर कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। अब नूरी और सोनू की आयु वर्तमान निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान से बीते हुए समय में तुलना किया गया है और भविष्य में तुलना किया गया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों की सबसे पहले वर्तमान आयु मानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग। यह हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं माना। क्या मानेंगे? जो यहाँ पर लिखा है दूसरे भाग में 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु माना नूरी तथा सोनू की, दोनों का एक साथ मान सकते हो। माना नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः नूरी का x वर्ष तथा सोनू का y वर्ष है। सोनू क्रमशः x वर्ष तथा x वर्ष तथा y वर्ष है। अब इसी के आधार पर जितने वर्ष पहले की आयु की तुलना किया जा रहा है उतने वर्ष पूर्व के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम प्रश्न से, या आप चाहो तो लिख सकते हो प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम प्रश्न से हमें ये कहा गया कि जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब इसका मतलब ये है, जैसे आप इसको एग्जाम्पल में समझो, पहले इसको समझने से अच्छा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है, मतलब जैसे हमने नूरी की आयु को x माना है वर्तमान में और
सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्तमान आयु। तो अब आप बताओ कि जब वर्तमान आयु ये क्या है, ये प्रेजेंट आयु है, ये दोनों की क्या है, ये प्रेजेंट आयु है। तो अब फ्यूचर पास्ट में इसकी आयु क्या होगा। तो आप समझो कि जब प्रेजेंट में दोनों का एक्स और वाई वर्ष है तो इस प्रेजेंट यानी इस वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो अगर हम इस x जो कि ये नोरी की आयु है, इस नोरी की आयु 5 वर्ष पहले की याद करेंगे तो x - 5 होगा, और सोनू की जो 5 वर्ष पहले की आयु होगी वो y - 5 होगा। इन्हीं दोनों के 5 वर्ष पूर्व की आयु में तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तुलनात्मक का मतलब दोनों इक्वल बताया जा रहा है। कब, जब 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु का 3 गुना, यानी इसकी आयु का 3 गुना, अर्थात इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सोनू की जो आयु 5 वर्ष पहले की है इस आयु का 3 गुना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो अब इसको लिखा जा सकता है x - 5। अब सोचो, प्रथम प्रश्न से मतलब है कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख सकते हो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना है, x - 5 वर्ष, तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु होगी y - 5 वर्ष। अब इन दोनों की आयु में इस प्रकार से तुलना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त ये लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम शर्त ये लिखा जा सकता है कि जो x - 5 वर्ष नूरी की आयु है, ये आयु सोनू की जो 5 वर्ष पूर्व की आयु है इसका कितना गुना है, 3 गुना था। ठीक है, बीते हुए समय की बात है। अब इसको ऐसे लिखने से एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करके सामान्य समीकरण में बदल सकते हैं। तो ये होगा x - 5 बराबर 3 का दोनों में क्या करेंगे, गुणा, तो ये हो गया 3y, और 3 का 5 में गुणा 15। इसको सामान्य समीकरण में बदल दो, तो सामान्य समीकरण बदलने पर ये बाईं तरफ आएगा x - 3y, और 15 को भी अगर बाईं तरफ लाओगे तो पहले से -5 और -15 इधर आ करके +15 बराबर 0। अचर को अचर के साथ हल करो, x - 3y, 15 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से फिर जैसे हमने प्रथम प्रश्न से पढ़ा वैसे ही द्वितीय प्रश्न से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं द्वितीय प्रश्न से। द्वितीय प्रश्न में भविष्य में दोनों की आयु की तुलना किया गया है। तो अब भविष्य में कितने वर्ष की बात कह रहा है, अब आप इसको ध्यान से करें। यहाँ लिखा है कि 10 वर्ष बाद का मतलब आने वाले समय के बारे में, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात भविष्य के बारे में। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो अब 10 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितना, x + 10 वर्ष, तथा 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितना होगा, y + 10। जोड़ेंगे ना, भविष्य है, ठीक है। अब प्रथम शर्त से, अब इसको भी समझो, प्रथम शर्त अनुसार या प्रथम शर्त से
जैसे यहाँ पर प्रथम नहीं द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि जो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु है वो सोनू की आयु का कितना गुना हो जाएगा। लिखा है सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा, मतलब सोनू की आयु का 2 गुना। तो सोनू की आयु इतनी है, इसका 2 गुना के बराबर x प्लस 10 नूरी की आयु हो जाएगी, अर्थात x प्लस 10 बराबर होगा 2 गुना किसके, y प्लस 10 वर्ष के। अब इसको सॉल्व करके इसको समीकरण बदल रहे हैं, तो ये आएगा x प्लस 10 बराबर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करने पर 2y प्लस 2 का 10 में गुणा 20। इसको सामान्य समीकरण बदलेंगे तो x माइनस 2y को बाईं तरफ लाया, 10 पहले से है और इसको बाईं तरफ लाने पर माइनस में 20 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, x माइनस में ध्यान रखना यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2y और 10 में से 20 घटाओगे तो माइनस में 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे और x और y का मान निकालोगे। तो अब आप ध्यान रखो, इसमें भी हमें x के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं और चिन्ह भी बराबर है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन बताया कि जब दोनों चिन्ह बराबर हों तो आप उन दोनों को समीकरणों क्या करोगे, घटाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। तो सबसे पहला समीकरण है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो जो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह होगा वो चिन्ह बदल करके क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी यहाँ पर धनात्मक है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह धनात्मक, तो -3 + 2 माइनस में 1 यानी कि y, और ये होगा 10 और 10 मिल करके प्लस में 20 बराबर 0, या माइनस में y बराबर 20 को दाईं तरफ लाएंगे माइनस में 20, तो y की वैल्यू आएगी माइनस माइनस कैंसिल 20 आ गया। y का मान 20 आने का मतलब ये जो 20 है ये 20 वर्ष। अब 20 वर्ष का मतलब y किसकी आयु माने थे, सोनू की आयु माने थे। तो सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष। और y वर्ष का मतलब y का मान आया है 20, यानी ये सोनू की आयु है। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x समान यानी कि नूरी की आयु निकाल सकते हैं। तो ये रहा सोनू की आयु। अब हम क्या करें, या तो आप इस y का मान समीकरण 2 में रख लो। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 ये आपके पास है, तो x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो इसमें y का मान x माइनस 2 गुणे y के स्थान पर क्या रखोगे, y के स्थान पर 20, ये हो गया 20 माइनस 10, बाकी सब वैसे ही आपको नोट कर लेना है। इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बना, इसको सॉल्व करें, 20 गुना के 40 माइनस में 10 बराबर 0, या इसको सॉल्व करने पर x माइनस 40 और माइनस 10 को जोड़कर माइनस में 50 लिखा बराबर 0, और 50 को दाहिने पक्ष में लाएंगे तो x समान 50, और 50 वर्ष जो है वो किसकी आयु है, नूरी की आयु है। तो ये नूरी की आयु और सोनू की वर्तमान आयु निकल कर आए, समझ सकते हैं। अतः नूरी तथा
सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः, पहले हम नोडी की लिखेंगे 50 वर्ष, 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितनी है? 20 वर्ष, 20 वर्ष है। इस तरह से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लिख करके या हल करके सॉल्व करोगे तो सबसे अच्छी तरह से और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हल करें, जिससे आपको अच्छी अंक प्राप्त हो सकें। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार रिवीजन करो। तो तब तक हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरे खंड में। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भाग है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि संख्या जो होती है वो संख्या अगर 2 अंकों की है तो 2 अंकों की होने का मतलब है कि या तो उस संख्या में एक इकाई होगा और एक दहाई, है ना। 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई से मिलकर बनती है। तो अब इसको सबसे पहले समझो कि संख्या का निर्माण जो इकाई और दहाई से बनकर होता है उसका अर्थ क्या है। जिससे मान लो मैं 45 की बात करूं तो 45 को आप लिख सकते हो 40 + 5, क्योंकि आप इसमें 5 को इकाई बोलते हो और 4 को दहाई बोलते हो। या आप 45 को ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, 40 को लिख दिया 10 × 4 और प्लस में 5 वैसे ही। तो आप देख पा रहे हो कि इन सब का मान भी 45 ही आएगा। तो आपने कहा कि सर 5 को तो इकाई बोलते हैं, 5 को इकाई बोलते हैं और 4 को क्या कहते हैं? दहाई। तो जबकि इसमें 10 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने इकाई को 5 और दहाई के लिए 10 दहाई के लिए 4 माना है, और 4 जो है वो आपके दहाई अंक पर है ना। इकाई का मतलब 1 होता है, जो 1 यानी पहले स्थान पर होता है, और दहाई का मतलब 10 यानी 10वें स्थान पर। तो इसका मतलब ये वही 10 है जो 4 की स्थिति को दर्शाता है। तो जब आप इस इकाई को मान लोगे x और इस दहाई को मान लोगे y, तो आपकी पूरी संख्या बन जाएगी 10 × y + x। ये बात आपको समझ में आया? अगर समझ गए हैं तो हम सबसे पहले उस संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को मानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग है हमारे पास। सबसे पहले आप ये मानोगे, माना संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई आप एक साथ लिख सकते हो, संख्या का इकाई तथा दहाई का अंक क्रमशः y तथा इकाई को हमें x मानना था, ठीक है, x तथा y है। आप चाहो तो इसको y मान सकते हो, इसको x मान सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा, y है। तो अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो इकाई और दहाई से मिलकर जो हमारी संख्या बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अतः संख्या बराबर 10y + x। समझ आ गया? अब इसी के आधार पर, इसी संख्या पर हमें सारी क्रियाविधि करनी है जो क्वेश्चन में दे चुका है। तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये दिया है कि
इसमें जो 2 अंकों की संख्या है उसकी अंकों का योग 9 है। अब इस बात का मतलब सबसे पहले वाले यानी पहले वाले शर्त के आधार पर, जैसे हमने संख्या के अंकों को क्या माना है, x और y ना, इसका मतलब इन दोनों का योग, अंकों का योग कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्हीं दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग है 9। तो हम प्रथम शर्त ये लिख सकते हैं, प्रथम शर्त या शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार एक उद्देश्य हमारा ये आया, दोनों के अंकों का योग, दोनों अंकों का योग कितना है 9। इस प्रकार से लिखने से एक समीकरण बन जाता है। तो पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन करो। इसी में एक और शर्त दिया है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, ध्यान समझो, किस संख्या का 9 गुना, जो हमने ये संख्या बनाई है इस संख्या का 9 गुना। तो ये संख्या कितनी है, 10y प्लस x। तो सबसे पहले मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ, दूसरी शर्तानुसार, दूसरे शर्तानुसार। देखो जैसे लिखा गया है क्वेश्चन में वैसे आप अगर लिख कर समझोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। लिखा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब 9 गुना किसका, संख्या का। वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी हमारी ये वाले, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ें। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है, मतलब इस संख्या के अंकों को पलट दोगे तो देखो यहाँ पर अगर इस संख्या के अंकों को पलटोगे जो y वाला अंक है वो x के स्थान पर और x वाला y के स्थान पर, तो नई वाली संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस y। तो अब ये कह रहा है कि जो संख्या है उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, ध्यान रखना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है उस संख्या का 2 गुना है का मतलब इस संख्या का मान जिसका 9 गुना है इसका मान बराबर है किसके, इस संख्या के, यानी इस संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी नई संख्या है उसके 2 गुने के बराबर है। अर्थात इस संख्या को पलटने से हमें नई संख्या क्या प्राप्त हुई, 10x प्लस वाई। तो यहाँ सबसे पहले उसको हम हिंदी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात 2 गुना है किसका 2 गुना, संख्या के अंकों को पलटने, संख्या के अंकों को पलटने पर। अब इसको आप जो हमने मान चुके हैं उन्हीं को यहाँ लिख सकते हैं। तो 9 गुणा संख्या कौन सी थी हमारी, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, इसको कोष्टक में लिखा जाएगा बराबर 2 गुणा संख्या के अंकों को पलटने पर। तो देखो संख्या के अंकों को पलटने से ये हो गया ना 10x प्लस वाई, तो लिखेंगे 10x प्लस वाई। इस प्रकार से ये एक समीकरण और प्राप्त हो गया। अब इसको आराम से इसको सॉल्व कर लो। 9 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का भी इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो 9 का 10y में गुणा 90y प्लस 9 का x में गुणा 9x बराबर 2 का 10 में गुणा 20x प्लस 2 का y में गुणा 2y। अब इस तरह से जो चर राशियाँ हैं उनको बाईं तरफ कर लें, यानी समान समीकरण बदल लें। तो इसको समान समीकरण बदलने पर सबसे पहले x वाला पद यानी 9x और 20x को इधर लाओगे तो माइनस में 20x। अब लिखेंगे 90y प्लस में है ना 90y, 2y को बाईं तरफ लाओ माइनस में 2y बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो हमें प्राप्त होगा 9x में से 20x घटाने पर माइनस में 11x, फिर 90 में से 2 घटाने पर प्लस में ये हो जाएगा 88y बराबर 0।
यहाँ देख पा रहे हो x की गुणांक और y के गुणांक दोनों में 11 का विभाजन हो रहा है। तो हम इनको क्या करेंगे, दोनों पदों में 11 से भाग दे देते हैं। 11 से भाग देने पर 11 से विभाजन करने पर तो 11 से विभाजन करने पर दोनों पक्ष में करेंगे। तो इसमें 11 का विभाजन माइनस में x आएगा, प्लस इसमें 11 का विभाजन 8y बराबर 0 में 11 का भाग 0। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करके x और y के मान ज्ञात करोगे। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस समीकरण में x का चिन्ह धनात्मक और इसमें x का चिन्ह ऋणात्मक है ना। इसमें x का चिन्ह धनात्मक और इसमें है ऋणात्मक। तो मैंने आपको बताया कि अगर कहीं प्लस और माइनस, पहले समीकरण में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, या पहले में माइनस हो दूसरे में प्लस हो, तो आप दोनों को क्या करोगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएगा, यानी इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो पहला समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण है माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये है समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, ऐसे ही कैंसिल हो गया। y में 8y जोड़ोगे तो 9y बराबर 9 में 0 को जोड़ने पर 9, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 9 से 9 कैंसिल, तो y बराबर 1, y का मान 1 है। अब इस y के मान को आप चाहो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, किसी में भी रखने पर x का जो मान आएगा वो समान आएगा। तो मैं इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए, यहाँ पर माइनस में x प्लस 8 गुणे y के स्थान पर 1 रखो बराबर में 0। इसको सॉल्व करो, माइनस में x प्लस 8 का 1 में गुणा 8 बराबर 0, माइनस x बराबर 8 को दाहिने पक्ष में लाया माइनस 8, तो x बराबर 8, क्योंकि यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ गया 8। अब इसका मतलब है हमें वो संख्या बतानी है। हमें तो x और y का मान मिला है और हमारी जो संख्या थी वो संख्या थी 10y प्लस x। तो इसी संख्या में हम क्या करेंगे, x और y का मान रख करके उस संख्या को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करनी थी, है ना। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x और y के मान को इस संख्या बराबर जो 10y प्लस x है इसमें x और y के स्थान पर रख करके हल करना है। तो चूँकि हमारे पास जो संख्या है, चूँकि संख्या बराबर हमने बनाया था 10y प्लस x या 10 गुणे y का मान 1 है, ठीक है, y का मान 1 प्लस x का मान कितना है 8 है, यहाँ लिखा 8। सॉल्व करो, 10 प्लस 8 बराबर कितना 18, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग। प्यारे बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा वाला भाग। इस क्वेश्चन में लिखा है
मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची का मतलब जो बैंक से पैसे को हमें अवतरित करता है। तो उस खजांची से 50 रुपया और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, जबकि उसे 2000 रुपये निकालना है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब 25 नोट में जो भी है वो 50 के और 100 के सब नोट मिला करके संख्या 25 नोट कह रहा है। ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इसका मतलब ये है कि जब मीना ने कहा कि 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए, तो हमें उसी 50 के नोटों और 100 के नोटों की संख्या प्राप्त करनी, जबकि कुल 25 नोट प्राप्त किए और टोटल उसने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक से खजांची के पास गई। अब उस स्थिति में 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हमें बताना है। तो सोचो, अगर हमें नोटों की संख्या निकालनी है तो यदि हम नोटों की संख्या को ही, जिसमें से 50 के और 100 के नोट कहा गया है, अगर 50 के नोटों की संख्या x माने और 100 के नोटों की संख्या y माने, तो दोनों का टोटल योग कितने के बराबर होगा? 25 नोट के बराबर होगा, क्योंकि कुल 25 नोट प्राप्त किया। तो पहला तो ऐसे इक्वेशन बन गया। दूसरा, अब जबकि हमने 50 के नोटों की संख्या कितना माना? x। ध्यान समझना, 50 के नोटों की संख्या अगर x है तो 50 नोटों की संख्या x मानने का मतलब कि 50x और 100y दोनों मिलाकर के कुल कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। ठीक है, इसको ऐसे समझो, जिससे मान लो x रुपया जो x ये जो है ये 50 के नोटों की संख्या है। 50 के नोट x हैं और 100 के नोट, मान लो 100 के जो नोट हैं वो कितने हैं? y हैं। अब आप बताओ, जब 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है और क्वेश्चन में दिया है कि कुल नोट 25 प्राप्त किया गया, तो इन दोनों का योगफल ही तो 25 होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 25। तो पहला इक्वेशन तो इस प्रकार से बन जाएगा। और दूसरा, एक जो x माने हैं वो 50 के नोटों की संख्या है। अब बात को समझना ध्यान से, 50 के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये की नोटों की संख्या y है और टोटल कुल 2000 रुपये हैं। ध्यान समझना इसको, टोटल कितने हैं? 2000 रुपया। तो जब 50 की कुल नोटों की संख्या x है तो रुपया में कितना होगा 50 की नोटों की संख्या मिला करके? तो आंसर है 50 में x से गुणा करना पड़ेगा। वैसे ही अगर 100 रुपये के नोटों की संख्या y माने हैं तो 100 रुपये की कुल नोट जो हैं वो कुल मिलाकर के कितने रुपए हो जाएंगे? रुपए कितने हो जाएंगे? तो 100 में y का गुणा करना पड़ेगा और ये जो भी वैल्यू आएगी जोड़ने पर वो 2000 के ही बराबर होगा, यानी 2000 रुपये के बराबर होगा। इसका मतलब 50 के नोट की संख्या x है तो रुपए में कितना? 50x प्लस अगर 100 के नोटों की संख्या y है तो रुपए में कितना? 100y और दोनों का योगफल जो भी आएगा वो 2000 रुपये के बराबर माना जाएगा। तो ये तो रहा थोड़ा डेमो चलाने का। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग हमारे पास है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंत में जो हमें पूछा जाता है उसी को दो चर राशि के रूप में x और y मानते हैं। तो इसमें पूछा है 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर माना क्या? मीना ने 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट क्रमशः x नोट
और जो एक्स नोट है वो 50 रुपये की कुल नोटों की संख्या है, तथा जो वाई नोट है वो 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या है, तथा वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो अब यहाँ जब एक्स नोट और वाई नोट प्राप्त किए तो पहला तो समीकरण इस आधार पर इन दोनों का योगफल क्वेश्चन में 25 नोट के बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त से या प्रथम शर्तानुसार। क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये समझना है बच्चों। ठीक है, अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप ऐसे समीकरण नहीं बना पाएंगे। तो हमने ही बनाया x + y = 25, ये आपका पहला समीकरण। ठीक है, क्योंकि ये एकदम शर्त है कि दोनों नोटों की संख्या कुल कितनी है, 25 है, इसलिए हमने लिख दिया x + y = 25। और x जो y है वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या है। अब द्वितीय प्रश्न में क्या कह रहा है, अब जबकि आप यहाँ समझ गए हो कि द्वितीय शर्तानुसार यहाँ आप समझ गए हो कि 50 रुपये के जो नोटों की संख्या x था, तो इस नोटों की संख्या में 50 से गुणा करने पर कुल रुपये में आएगा ये, तो हमने लिख दिया 50x। और 100 रुपये के नोटों की संख्या में 100 से गुणा करने पर कुल 100 रुपये यानी कुल रुपये में मान आएगा, और दोनों का टोटल योगफल 2000 के बराबर। यहाँ लिख सकते हो 50x + 100y = 2000। इसको सरल करोगे तो यहाँ देख पा रहे हो सभी पद जो हैं या दोनों पक्षों में 50 से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में 50 से भाग देने पर, तो 50 से भाग दो तो यहाँ से 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। इसमें 50 का भाग दोगे क्योंकि अंक में अंक का ही भाग देना है, तो 100 में 50 का भाग, 50 दूना के 100, 2y बचेगा बराबर। इसमें 50 का भाग दो तो 200 में 50 का भाग देने का मतलब है 5 चौका 20 होता है। जैसे यहाँ पर देखो 2000 है ना, 2000 में 50 का भाग देना है, तो 5 से 20 में भाग दो, 5 चौका 20 होगा, 0 से 0 कैंसिल, चाहे 0 बचेगा तो 0 लगा दो, यानी कि यहाँ पर आएगा 40। ठीक है, अच्छा ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। अब आराम से इन दोनों समीकरणों को आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ दोनों में कौन सा विधि लगा सकते हैं, कौन सा विधि आसान है। आंसर है पहले समीकरण में x का चिन्ह, दूसरे समीकरण में x का चिन्ह धनात्मक समान है, तो दोनों को क्या करोगे, घटा दोगे, तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से, या आप एक काम करो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, ये भी कर सकते हो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाओगे तो क्या मिलेगा, x + 2y = 40, ये दूसरा समीकरण है। अब पहला समीकरण इसके नीचे लिखेंगे x + y = 25, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इन दोनों को आप सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करो तो हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, इसको माइनस करोगे तो y मिलेगा, 40 में से 25 को माइनस कर दो तो ये आएगा आपके पास 15, यानी y = 15 आने का मतलब है कि y क्या था, y था आपके पास 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आई, 15 नोट आया। अब इस मान को आप समीकरण नंबर लिखेंगे, y का मान समीकरण
2 में रख दो या 1 में रख दो, कोई भी रख सकते हो। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण में 2 रखने का मतलब है कि यहाँ से समीकरण 2 क्या है आपके पास, समीकरण नंबर 2 है हमारे पास x + 2y = 40, x + 2y = 40। ठीक है, तो इसमें रखते हैं y का मान 15 यहाँ रखेंगे, x + 2 × y का मान 15 = 40। सॉल्व करने पर 15 दूना के 30, यहाँ प्लस रहेगा, 15 दूना 30 = 40। तो x बराबर कितना, x बराबर आएगा 40 में से 30 को माइनस कर देंगे तो दाहिने पक्ष में जाएगा, तो 40 - 30, तो x मान मिलेगा 10। अर्थात जो x था वो 50 रुपये के नोट की संख्या था, तो x बराबर जो आया है 10, ये 10 नोट हैं। ठीक है, इसका मतलब कि मीना ने जो कुल नोट प्राप्त किए वो 50 रुपये के, लिख सकते हैं यहाँ 50 रुपये के कितने नोट, 10 नोट तथा 100 रुपये के कितने नोट, 15 नोट प्राप्त किए। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां भाग। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अर्थात प्रथम 3 दिन कोई अगर किराए पर आता है तो उसका किराया जो है वो नियत है, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। ठीक है, यानी इसको भी उसमें शामिल करके अतिरिक्त किराया को भी जोड़ कर लिया जाता है। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। अब सरिता ने क्या किया, 7 दिन पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि एक सुशी नाम की लड़की होगी, वो लिखा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। अब कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब है कि जब से हमें अंत में ये पूछा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, तो इसी को हम लोग x और y 84 में व्यक्त करेंगे और समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया है वो x और y रुपया है। ठीक है, तो नियत किराया हमने माना नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त दिन का किराया। अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। ठीक है, अब प्रश्न में ध्यान से देखो,
प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, जबकि यहाँ पर 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उस पुस्तकालय में अपनी पुस्तकों को रखने के लिए 27 रुपया और 21 रुपया अदा करते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। अब इसका मतलब क्या है, सरिता ने जो 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए अदा की है, तो 7 दिन में से प्रथम 3 दिन नियत माना जाएगा। ध्यान रखना, लिखा है ना पहले, प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, इसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो ये कुल 7 दिन के लिए सरिता 27 रुपया अदा कर रही है। इसका मतलब 7 दिन में से 3 दिन का किराया नियत है, तो हमने नियत किराया को माना है x रुपया, इसलिए इसमें से जो 3 दिन का किराया है 7 दिनों में से, उसको हम लोग x लिखेंगे। और बाकी बच गया कितना दिन, 4 दिन। तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y रुपया, ठीक है। और दोनों का टोटल योग 27 रुपये के बराबर। इसी प्रकार से जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया, तो 5 दिन में से प्रथम 3 दिन का किराया नियत का मतलब यहाँ x, और बच गया 2 दिन, वो 2 दिन का किराया कितने के बराबर, 2y, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि प्रथम शर्त में हमें सरिता के बारे में पता चल रहा है। तो सरिता ने जो 7 दिन का किराया 27 रुपये के लिए अदा किए। तो सबसे पहले हम इसका नियत किराया निकाल लें। प्रथम शर्त, जैसे आप समझने के लिए यहाँ समझ जाओ कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। इसमें से 3 दिन का किराया नियत कर देते हैं, तो नियत वाला x हो गया, प्लस कितना बच जाएगा, 7 में से 3 निकालोगे 4 बचेगा। तो 4 दिन का जो किराया अतिरिक्त हो जाएगा, वो अतिरिक्त में रख देंगे, तो अतिरिक्त के साथ उसका कितना हो जाएगा, 4y, और टोटल कितने के बराबर, 27। तो ये जो आया है इक्वेशन, ये सरिता के लिए है, ठीक है, सरिता के लिए। और दूसरा सुशी के लिए क्या है, सुशी के लिए सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपया अदा किया है। तब 5 दिन में से 3 दिन नियत कर दो, और बाकी बच गया 2 दिन, वो 2 दिन क्या हो जाएगा, अतिरिक्त दिन का किराया 2y, और दोनों का टोटल योगफल 21 के बराबर। समझ गए? अगर समझ गए हो तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं। ये प्रथम शर्त में यह लिखा जा सकता है x + 4y बराबर 27, इक्वेशन नंबर 1। और द्वितीय शर्त में यहाँ लिखेंगे, द्वितीय शर्त में x + 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2। अब पहले और दूसरे समीकरण को सॉल्व करना है, तो दोनों में x के गुणांक क्या है, बराबर है, या आप y के गुणांक बराबर करना चाहते हो, तो समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करके दोनों को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का चिन्ह बराबर है। तो लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो घटाएंगे तो ये पहला समीकरण x + 4y बराबर 27, और दूसरा है x + 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2। घटाने पर प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4 - 2 2y, और 27 - 21 6। और इसको सॉल्व करो, y बराबर 2 इधर आ करके बटा में, तो y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर मिलेगा हमें 3। अब y क्या था, y को हमने माना था अतिरिक्त दिन का किराया,
तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? 3 रुपया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण में रखें x + 4y = 27 या x + 4 × y का मान 3 = 27। इसको सॉल्व करने पर x + 4 × 12 = 27 या x = 27। 12 को राइट हैंड साइड में लाया, माइनस में 12। 27 में से 12 को घटा करके लिखो। 27 में से 12 घटाया तो ये आएगा 14, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, 5 × 7 = 15। ठीक है, इसका मतलब क्या है? x का मान 15 और x को क्या माना था हमने? नियत किराया। तो नियत किराया का मतलब नियत किराया 15 रुपया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः नियत किराया 15 रुपया तथा अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है।